when you say something, for instance, हो जाए, everybody laughs mechanically, हो जाए. So your people are laughing mechanically. You are cheating me. But how you decide that people are laughing mechanically? If they are laughing mechanically, then you are not laughing mechanically. You are holding mechanically. You are tight mechanically. You should be loosened. Tomorrow, I and a screwdriver. They may do loose, you may, and that is my work here. तो यहाँ दिन कोई छठवंदन माँ की कसम खा के हटता था. मुझे पहले से पता होता कि मैसूर में लोग ऐसे हैं, तो मैं पहले मैसूर ही आ जाता. मैं जाता था गुजरात, बिहार, दिल्ली, देहरादून. एकदम गधे जैसा मुंह, सीरियस. कभी गधे को देखा? सारी दुनिया की चिंता उसी के पास. मेरी समझ में नहीं आया जब वेणुगोपाल दीव कैंप में आया, वो मैं अभी कुछ बोला ही नहीं कि वो हंस पड़ता था. मेरे को लगा ये क्या बोलने वाला हूं, मेरे को ही नहीं पता. और वो हंस पड़ते थे. मेरे को लगा बड़े इंटेलिजेंट हैं. वो धीरे 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 बाद में पता लगा उनको हिंदी आती ही नहीं. वो कहीं भेद ना खुल जाए, इसलिए वो पहले से हंस पड़ते थे. फिर 2-4 बार मैं फार्म पे जो आपका कैंप होता है 3 दिन का कैंप होता है वहां पर हर महीने, वहां भी गया. तो मैंने पाया कि जैसे ये सब लोग मेरे को पहले से ही जानते हैं और मेरे कैंपों में आ चुके हैं. मैंने इतने फैमिलियर पहले दिन से, मैंने दोस्ती करने में थोड़ा टाइम लगता है. जान पहचान करने में आदमी डरा रहता है, रेजिस्ट करता है कि ठीक है गलत है, आदमी दोस्ती के लायक है कि नहीं. मैंने देखा यहाँ पर लोग तो बड़े खुले डुले, ना केवल कैंप में बल्कि मैसूर में जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मिलनसार हैं, सीधे हैं, सरल हैं. सीधे और सरल और मिलनसार बड़े टेढ़े भी होते हैं वैसे. टेढ़ापन छिपा रहता है, और धीरे धीरे पता लगता है कि टेढ़ापन क्या है. बात करूंगा कभी. लेकिन बड़े मिलनसार, बड़े कोऑपरेटिव, मीठे, बड़ी जल्दी संबंध, जिधर से भी गुजर जाऊं एकदम से ऐसे लोग व्यवहार करते हैं जैसे मुझे पहले से जानता है.
मैसूर में मुझे मेरी फीलिंग जो हुई, पहली फीलिंग जब मैं यहाँ आया, कि ये तो अपना घर है, ये तो अपना गांव है। ऐसी फीलिंग हुई जब मैं मैसूर शिफ्ट हुआ। हालांकि मैं कन्नड़ जानता नहीं, हिंदी बोलता हूँ तो कोई कोई सब्जी वब्जी वाले थोड़ा समझते हैं, बाकी तो कोई नहीं समझता। दीपक, मैं इस बात पे आने ही वाला हूं पूरे 10 दिन में, जो बात तुमने उठाई है। दीपक ने बात उठाई है, एवरीबॉडी लव्स मैकेनिकली, हु इज टेकिंग दैट कमांड एंड इम्प्लीमेंटिंग। ये कैसे घट रहा है? ये जो मैकेनिकलनेस है ये कैसे घट रही है, ये दीपक पूछ रहा है। Also, when something happens abruptly, for instance, somebody attacks you, you will react instantly. Then, who is taking that command and implementing it? And that is what my question is. Since 2 days, I am asking, who is meditating? And on what you are meditating? किसका ध्यान कर रहे हो? ध्यान कौन कर रहा है? ठीक इससे उल्टी बात तुमने पूछ ली कि ये कौन है जो रिएक्ट होता है। किसी ने कुछ कहा, प्रीतिकर कहा तो, अप्रीतिकर कहा तो, हमारा रिएक्शन उसके अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है। किसी ने अच्छी बात कही तो भी घटना घटती है कि हम उसको गले लगाना चाहते हैं, गले लगा लेते हैं। ये भी एक रिएक्शन है, समझ रहे हैं? और किसी ने अप्रिय बात कह दी, उसको धक्का दे देते हैं, ये भी एक रिएक्शन है। दीपक पूछ रहा है कि यह घटता कैसे, इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बेस बना रहा हूं। ये पहली बार एक अलग ढंग से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपको साथ लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए मित्र शामिल हो गए हैं इस बार, जो पहली बार इस कैंप में आए हैं। थोड़े से मित्र हैं जिन्होंने मेरी चर्चाएं सुनी हुई हैं। मैं देखता हूं कि मैं बोल जाता हूं, मैं बोल देता हूं, बड़ी श्रद्धा से सुन लेते हो, लेकिन वो एक तरफा हो जाता है। इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ रहो, थोड़ा हिस्सा लो, थोड़ा चिंतन मनन भी करें। चिंतन मनन ध्यान निधि ध्यासन, ये सारी प्रक्रियाएं, कुछ प्रक्रियाओं को हमने काट के फेंक दिया, कुछ प्रक्रियाएं हम करते हैं। अभी जैसे हम जिब्रिश कर रहे थे, ऊपर मालकिन रहती है, उसकी बेटी रहती है, तो यकीनन उनके लिए तो यह कोई प्रीतिकर घटना है नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और लकली पिछली 2 बार हमने जब कैंप किया यहाँ पर, तो वो यहाँ नहीं थे, इस बार वो हैं। तो मैं सारी बात समझ सकता हूँ। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि जब आप ये आवाज़ करो तो ये दरवाज़ा बंद रखो, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब हम जिब्रिश कर रहे हैं। पहले जिब्रिश के लिए तैयार किया, त्राटक किया। कोई पूछता नहीं, मैं बताता नहीं, पूछो तो बताऊं। तुम सवाल ऐसे पूछते हो जो बेमतलब के होते हैं, जो पूछने जैसा है वो पूछते नहीं हो कि ये त्राटक करने का मतलब क्या है, ये बाद में जिब्रिश से क्या होता है। फिर हम चुपचाप बैठ के ये मंत्र श्रवण करते हैं और फिर हम कीर्तन करते हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है, इसका पूरा विज्ञान है, इसका पूरा महत्व है, इसके पूरे प्रभाव हैं, इससे पूरी रूपांतरण की जो प्रक्रिया होने वाली है उसका ये एक सिलसिला है, लेकिन आप पूछते नहीं। ऐसा प्रश्न पूछते हो जो फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम ध्यान करने यहां आए,
कोई दिल्ली से, पूना से, बम्बई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, मैसूर से, राजकोट से, दूर दूर से है। लंबी यात्रा और खर्चीली यात्रा, समय भी लगता है, धन भी लगता है, लेकिन कोई शक्ति तुम्हें धक्का मार के यहां ले आती है, या कोई शक्ति तुम्हें यहां खींच लेती है। तुम तो नहीं जानते क्या हो रहा है, तुम्हें तो यही लगता है कि तुम कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब हो रहा है। तुम यहां पर भेजे जाते हो, तुम यहां पर बुलाए जाते हो। जिस दिन ये समझ में आने लगेगा रहस्य, तो चौंकोगे। ये एक रहस्य है कि मैं पश्चिमी पाकिस्तान में जन्मा, 47 में बंटवारा हो गया, तब पूरा भारत था, पाकिस्तान भी भारत था। तो दिल्ली आ गए, दिल्ली से बम्बई आ गए, बम्बई से पूना आ गए, पूना से मैसूर आ गए। लगता है अब केरला जाना पड़ेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा चल रही है, और दक्षिण में यमराज रहते हैं, पता है ना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से। उत्तर में कुबेर रहते हैं, जो सब धन धान्य लक्ष्मी के मालिक हैं। अपन उत्तर में पैदा हुए, ठीक उत्तर में, और धीरे 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 घूमते घूमते दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। मैसूर, उसके आगे पता नहीं कहाँ, सीधे यमराज के मुंह में। थोड़ी देर बची है, अब पीछे तो लौट नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते। ये बड़ा रहस्य है कि यहाँ है, इस घर में, ये भी रहस्य। इस घर से पहले 50 घर देखे, अच्छे अच्छे, यही पसंद आया। जंक यार्ड था, इतना फर्नीचर था इस कमरे में। 1 महीना 4 लोगों को पैक करने में लगा। वादा था कि खाली करके देंगे, खाली नहीं किया। उन पे अगर छोड़ देते तो 3 साल में खाने वाला नहीं था, अब हमको रहना था। खुद ही सुबह से लेकर रात तक पैकिंग करते थे। गाड़ियां खड़ी थी, 6-6, 10-10, 20-20 बार रोज कह के कैसे भी करके निकाली। अभी मालिक खुश नहीं है। एक चिट्ठी आई है कि आपको यह घर रहने के लिए दिया था, आप पब्लिक फंक्शन मत करो, कहीं और करो। 20 तारीख को हमारा कैंप चालू होता है, 19 तारीख को चिट्ठी आई, वो खुद नहीं है यहाँ पर। जबकि जब ये घर लिया है तो सब बताया है कि क्या करने वाले हैं, क्यों ले रहे हैं। जब ये घर देखा, मैंने बहुत घर देखे, मेरे को कोई नहीं पसंद आया। 5 कमरे, 6 कमरे, बड़ा घर, छोटा घर, पूरा मैसूर छाट मारा, कम से कम 70-80 घर देखा होगा। वेणुगोपाल बोर हो गया बुरी तरह से, फिर सड़क पे ही खड़ा हो जाता था। हम जाते थे अंदर, देख के आते थे, फिर आगे एक और थे शशिधर जी, जो घर दिखा रहे थे। वो तो घर दिखाने का काम ही करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो भी तंग आ गए। फिर मैंने अचानक जस्ट एक, वापस पूना जा रहा हूँ, 2 दिन पहले पेपर में एक ऐड डाली कि मेरे को ऐसा ऐसा घर चाहिए। तो इसका जो मालिक था उसने अप्रोच किया, मैं देखने आया। वेणुगोपाल को लगा कि गुरुदेव को ये घर पसंद आने वाला नहीं, मैंने कहा यही चाहिए। और ऐसे, और अगर आपने पहले वाला घर देखा होता तो आप भी पसंद नहीं करते कि गुरुदेव ये ठीक नहीं है, ये मत लो। अभी कैसा लगता है यहां पर होना। अब ये यूं घटा, ये घटा, कुछ किया नहीं गया, कुछ नहीं। वो अखबार की बात भी ऐसे सूझी, तुरंत
कर दिया ऐड कि यादवगिरी में घर चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए जिसमें थोड़ा गार्डन हो, बड़ा घर हो। ये हाल देखा, ये जगह देखी, ये ले लिया। तब से मैं देख रहा हूं कि ये क्या रहस्य चल रहा है। करीब 20-25 साल से कई मित्र मेरे पीछे पड़े हैं, आश्रम बनाओ, आश्रम बनाओ, आश्रम बनाओ। बहुत मित्र, बहुत जगह भी देखी, पूना में भी बहुत जगह देखी। मैंने कहा आश्रम जो है वो बनाया नहीं जाता, परमात्मा की मर्जी हो तो फिर देर नहीं लगती बन जाता, फिर सहायता भी आ जाती है। क्योंकि तब हम तो बीच में दिखते हैं कारण, लेकिन असली कारण तो पीछे होता है। उसकी मर्जी होगी तो बन जाएगा। दीव का ये अभी बेंदूर का कैंप हुआ 40 दिन का। 40 दिन के उस कैंप में वेणुगोपाल को लगा कि मेरी जो जमीन है, मेरा जो फार्म है, वो गुरुदेव को दे दो, उनको जो करना हो। अनकंडीशनल था। उनको अगर अच्छा लगे तो वहां पर आश्रम बनाए, नहीं अच्छा लगे तो उसको बेच दें, कहीं और बनाना है तो और बनाए, गुरुदेव मेरे से ये ले लें। उन्होंने नैना से बात की तो नैना ने कहा कि जरा जल्दी क्या, 2-4-10 दिन फिर से सोच लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे भीतर घट गया बस। लेकिन पत्नी से प्रेम है उनको, पत्नी को भी है वैसे। कभी कभी कोई जोड़ा निकल आता है, रेयर होता है। धीरे धीरे प्रेम खिलता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं। ज्यादातर तो आदमी या तो पत्नी से भागा फिरता है या पत्नी पति से भागी फिरती है, यही चलता है। कैसे जीवन चलता है, आश्चर्य, चलाना पड़ता है। तो पत्नी ने कहा, उन्होंने मान गया। 20 तारीख को कैंप खत्म करके हम वापस आ गए। जब वापस आए तो एक हफ्ते के भीतर वेणुगोपाल आए और कहा, गुरुदेव मेरी तरफ से बिल्कुल साफ है, एंड आई मीन इट, ये आप ले लो। 2 साल हो चुके हैं मैसूर में। दीव में जब वो पहली बार कैंप करने आए, उसके बाद ही थोड़े दिन के बाद उन्होंने मनीष को बुलाया। मनीष ने मना कर दिया कि आओ जरा घूमने आ जाओ। मनीष ने कहा मैं नहीं आता। मनीष ने मेरे को बोला, मैंने कहा जा घूमा। तो ये घूमने आ गया, जगह देखी, वेणु गोपाल का फार्म देखा। वेणु गोपाल ने कहा, क्या गुरुदेव को ये अच्छा लगेगा? उनका पता नहीं। तब से उनके मन में था कि मेरा फार्म गुरुदेव ले लें और जो मर्जी करें। कई बार उन्होंने मनीष को कहा, कई बार उन्होंने बहुत हल्के से मेरे को भी कहा कि गुरुदेव अगर आपको पसंद हो तो आप ले लो, लेकिन मैंने कभी भी हाँ नहीं की। दूसरे के माल पे मेरी नजर नहीं रहती। मेरी जरूरत ही नहीं है। अब मान लो आश्रम भी बनाना हो तो क्या मैं मेरे लिए बनाऊंगा? मेरे को मित्रों कोई रस नहीं है। आपका प्रेम देखता हूं, आपकी लगन देखता हूं तो रिस्पॉन्ड करता हूं, आपको थोड़ी सहायता करता हूं। अब सहायता मुफ्त तो हो नहीं सकती, सब जगह पैसा देना पड़ता है ना। होटल है, खाना है, सारी व्यवस्था है, तो पैसा तो लेना पड़ता है, तो पैसा लेता हूं, वो जरूरी है। लेकिन मैं इस बात से रेजिस्ट करता रहा कि नहीं। उस दिन वेणु ने जब कहा कि आप ले लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसा घट गया। वहां से एक प्रोसेस ट्रिगर हुआ।
मुझे लगा कि अगर कोई जगह बनानी है तो फिर ऐसी जगह बनाई जाए जहां फिर हम कहीं और ना जाएं। जैसे बेंदूर में कैंप किया, गोवा में कैंप किया, दीव में कैंप किया, बेंगलोर में कैंप किया, जा जाके कैंप करते हैं, बराबर। ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर लोग आ जाएं और फिर वहीं पर हम कर सकें। और अभी लोगों के भीतर 40 दिन लगातार ध्यान करने की अभीप्सा खूब जग गई है। दे इंजॉय, उनको बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है, कोई समस्या लगती नहीं है, ये सेट हो गया है। बहुत सारे मित्र वेट कर रहे हैं कि उनको कब मौका मिले और वो 40 दिन के कैंप में आए। वो इंटरनेट पे वेबसाइट देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है। बहुत मित्रों के फ़ोन आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं कि नेक्स्ट कैंप कब है, कहाँ पर है, हमें बताओ, हम पहले से तैयारी करें। 40 दिन का कैंप अभी तक 1 साल छोड़ के किया है, हर दूसरे साल 1 साल बीच में गैप करने का। अगर अपनी जगह हो, अच्छी जगह हो, तो हम हर साल एक कैंप 40 दिन का भी कर सकते हैं, और 10-10 दिन के तो 2-3 कैंप कर सकते, इतने काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जीवन से खींच नहीं लेना, जीवन में बनाए रखना है। अपने घर में, परिवार में, जो भी आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर बनाए रखना है। और ध्यान का फूल वहीं खिले तुम्हारे जीवन में, ये ओशो की पूरी सोच है। उनका मैं शिष्य हूं, तो उनकी सोच के विपरीत मुझे कुछ भी दिखता नहीं है। उनकी सोच को मैं और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूं और इम्प्लीमेंट करूं, यही मुझे लगता है मेरा काम है, अगर मौका लगे तो। तो बहुत सारी बातें ट्रिगर होती गई, ट्रिगर होती रही। प्रेम प्रतीक को पता लग गया, प्रेम प्रतीक भी उसमें शामिल हो गया। कहने लगा, गुरुदेव आप जो कहो, जैसा कहो, आप देखो ज़मीन, अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपको कोई और ज़मीन देखनी है, आप देखो, मैं उसका खर्चा उठाता हूँ। कितना खर्चा आएगा? करोड़ रुपया आ जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर आपको यहीं बनाना है वेणुगोपाल के यहाँ, तो आप दूसरे जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें पैसा खर्च करो। मैंने कहा, जरा ठहरो, कोई जल्दी नहीं, लेट थिंग्स हैपन। हमें करता नहीं बनना, चीज़ों को होने देना। तब से लगातार कितनी जमीनें देख डाली, बहुत देखी। मेरा भाव था कि हमारा आश्रम नदी किनारे होना चाहिए, कई कारण है। पहली बात, मैं जिस दिशा में आपको ले चलता हूं, वो भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, लेट गो का मार्ग है, भाव का मार्ग है, और अधिकतर लोग वैसे ही होते हैं। नदी भक्ति का प्रतीक है। हिंदुओं के सारे मंदिर नदी किनारे होते हैं, जो भक्ति की यात्रा करते हैं, डिवोशन की यात्रा करते हैं। जैनियों के सारे मंदिर पहाड़ों पर होते हैं, क्योंकि वो विल की साधना करते हैं। ये फर्क है, क्वालिटेटिव फर्क है। फिर जैसे 40 दिन का हम कैंप करते हैं, 3 कैंप किए, तीनों सागर किनारे किए। अभी तुम सोचो कि यहां पर 40 दिन का कैंप हो तो सफोकेशन होने लगेगी, टू मच हो जाएगा। खुलापन चाहिए बहुत, और पानी चाहिए। पानी बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। हम 70% 80% पानी से बने हुए हैं। ये जो देह है, अभी विज्ञान कहता है कि ये 70-80% देह जो है वो मात्र पानी है। तो पानी से खास कनेक्शन है। पानी हो गया, चारों तरफ आकाश हो गया, नीचे पृथ्वी हो गई, ग्रीनरी हो गई, पांचों तत्व जहां पर मिल जाए, ऐसा नेचुरल स्थान मैं खोज रहा था। 3 जगह पसंद आई, उसमें से एक कट करनी पड़ी क्योंकि नदी किनारे नहीं थी, लेकिन जगह अच्छी थी। प्रेम प्रतीक को भी बहुत पसंद थी। मुझे जो जगह पसंद आई, पहले वो घटे नहीं,
बाद में बात चली तो फिर कहीं ना कहीं जाकर रुक गई। मेरे को एक जगह बहुत पसंद आई, वहां पर एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ है कि आराम से हम 100 लोग उस पेड़ के नीचे ध्यान कर सकते हैं। और साथ में नदी बह रही है, बगल में नदी किनारे है। बहुत ही अच्छी लगी। और वो जो पूरा कोना था, उस कोने में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे मां की गोद में आ गए। अब आधे से ज्यादा काम तो वहां पहुंचने से ही हो जाता है। तनाव से भरा है व्यक्ति, विक्षिप्त है, हर तरह के दबाव, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, वो आते ही कूल हो जाता है उस जगह पर पहुंचते ही। अभी कोई ध्यान की वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जगह तो ऐसी जगह ढूंढता था जहां पर आते ही अहंकार पिघलने लगे। वो बाकी तो अपना काम है। 40 दिन तक आपको मैं रखता हूं अपने साथ। लोगों को आश्चर्य होता है कि ये 40 दिन करते क्या हैं, कैसे रहते हैं। हाउ गुरुदेव मैनेज सो मैनी डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। और मेरे यहाँ तो सब तरह के लोग आ जाते हैं। मैंने इस बार पहली बार मैंने विदेशी मित्रों को स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि इस बार नहीं लूंगा, क्योंकि जब विदेशी मित्र होते हैं तो मेरे को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। जब मैं अनिवार्य रूप से अंग्रेजी बोलता हूँ तो कुछ मित्रों को बिल्कुल नहीं समझ में आता। और बड़े दिन हो गए हिंदी बोली नहीं थी, हिंदी अपनी भाषा। अंग्रेजी में थोड़ी कर करके थोड़ा काम चला लेता हूँ, अपनी बात कह लेता हूँ। लेकिन हिंदी की बात कुछ है ना, जरा आत्मीयता लगती है अपनी भाषा। अभी कन्नड़ मेरे को आती तो और आपको मजा आता। अब तो मेरी एज नहीं है, इसलिए मैं कन्नड़ के शब्द नहीं सीख पाता। एक ही शब्द सीखो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, बस उतना ही आता है मेरे को। और एक शब्द नहीं आता। वो भी इसलिए सीख गया कि जब जाता हूँ, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये किलो, 10 रुपये। मैंने कहा ये हथ हथ क्या होता है, तो पता लगे कि 10 रुपये किलो। फिर जब हम जमीनें देख रहे थे तो कई तरह की प्रक्रियाएं घटी, कई तरह के प्रोसेस घटे। वेणुगोपाल की अच्छी खासी साधना हो गई। बहुत लकी व्यक्ति, इतना लकी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उसको पता नहीं है, इज वेरी इनोसेंट। अपने भीतर हृदय में बहुत छोटे बच्चे जैसे, और बहुत शुद्ध है। ऊपर हम कठोर हो जाते हैं, पर्सनैलिटी एक बना लेते हैं, उस पर्सनैलिटी से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि यही मैं हूं। और वो पर्सनैलिटी किसी मायने में जरूरी होती है, क्योंकि चारों तरफ जो जगत है, जो व्यवहार है, जो लोग हैं, उसके सामने अगर तुम इतने कोमल, इतने हार्दिक, इतने विनम्र रहो तो तुमको कच्चा चबा जाएंगे। तो अपनी प्रोटेक्शन में ऊपर से आदमी कठोर हो जाता है। अभी देखते हैं ना, नारियल फोड़ते हैं तो ऊपर से कठोर होता है, भीतर से कोमल होता है, कच्चा नारियल है कि नहीं। ऊपर से कठोर, अब ऊपर से ना केवल कठोर, एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब ये होता है किसी की सुननी नहीं। अब जिसको ये आदत हो कि जो किसी की सुनता नहीं हो, पत्नी का भी यही दुखड़ा था। क्योंकि अगर वो उसको मेंटेन नहीं करें तो कमजोर हो जाएंगे, रोज जाके कोर्ट में लड़ना, तो एक कंडीशनिंग हो जाती है, एक झूठी पर्सनैलिटी बन जाती है। वो झूठी पर्सनैलिटी बन गई, आर्गुमेंट करना, तुरंत जवाब देना, अपने आप को सही साबित करना, दूसरे को झूठा साबित करना, ये फॉर्मेट हो जाता है। पड़ गए मेरे चक्कर में, हो जाए। हालांकि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन मेरा काम किसी एडवोकेट से कम नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि जमाना बुद्धि का है तो सबको तर्क से बात समझानी पड़ती है, यही तो काम एडवोकेट का होता है।
लेकिन एडवोकेट का कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मेरे को हारना नहीं है, जीतना है। इधर बात उल्टी है, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं किसी से जीतना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी कोई फाइट ही नहीं है। तो मेरे से कैसे फाइट करोगे तुम? मेरे से झगड़ा तब करोगे, फाइट तब करोगे जब मैं तुम्हें हराना चाहता हूं, जब अपनी सुपरियरिटी तुम पर साबित करना चाहता हूं। वैसा कुछ है ही नहीं। तो हृदय मेरे लिए उमगता रहा और मन बुद्धि में प्रोसेस चालू हो गया, और ये प्रोसेस बहुत तेज हो गया वो 40 दिन के कैंप के बाद। और उस 40 दिन के कैंप में भी वेणु ने अथाह लगन से, माने मैं कह सकता हूं कि ऐसी लगन को हैट्स ऑफ, प्रणाम। लगन हो तो ऐसी हो। अब किस दिशा में जा रही है, वो रिजल्ट क्या रहा है उसकी वो बेखबर है, वो बात अलग है। अब मेरे साथ है, दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं है। हालांकि मैं कोई जोर जबरदस्ती से नहीं कहता, मनवाने की दृष्टि से नहीं कहता, जस्ट कहता हूं और कुछ ना कुछ भीतर हिल जाता है। हृदय मेरे प्रति अगाध श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन बुद्धि मानती नहीं। ये सारा प्रोसेस चला। अब एक तरीका तो ये है कि मैं झुक जाऊं उनके सामने। अगर मैं उनके सामने झुक जाऊं तो सारी बात ही खत्म हो गई ना। झुकना भी नहीं है, झुकाना भी नहीं है, और बात को निकाल लेना, ये तभी हो सकता है जब रिश्ता प्रेम का हो। धीरे धीरे मेरे प्रेम को समझते गए, महसूस करते गए। रोज मेरे को एसएमएस लिखते थे कई कई, वो पढ़ के सुनाता हूं आपको एक दिन, उससे आपको समझ में आएगा क्या होता है प्रेम, क्या होती है भक्ति। और दिलचस्प बात तो ये है, ये देखो, चमत्कार का, आश्चर्य का जगत है। वो पुणे आए मुझे मिलने, उनकी गाड़ी 3 बजे पहुंची। मैं पूछ रहा था गाड़ी कितने बजे पहुंची, कितने बजे पहुंचेगी? वो कह रहे थे सवेरे 6 बजे पहुंचेगी। आप चिंता नहीं करो, हम आ जाएंगे आराम से। वो चाहते थे कि गुरुदेव को कोई तकलीफ नहीं हो, कोई, इसलिए वो बोलते गए कि 3 साढ़े 3 बजे। और मेरे को पता था 3 साढ़े 3 बजे आती है। 6 बजे की वो बात करते रहे। जिस दिन वो आए मैं सारी रात जगता रहा। इधर जयदेव बैठा है, वो भी अद्भुत लड़का है, अद्भुत प्रेम है उसका मेरे प्रति। वो मेरे साथ बैठा रहा, गुरुदेव मैं आपको ले चलूंगा। उसके पास कार थी, मेरे पास तो कार है नहीं, कार के हक में कभी रहा नहीं। ऐसा नहीं कि कार नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। कार नहीं, हिंदी समझ आ रही है सबकी बराबर। जयदेव और मैं स्टेशन पहुंच गए, उनको बिना बताए उनको ले गया। मेरे साथ पूना के जो मित्र थे, जयदेव को छोड़ के किसी की ये समझ में नहीं आया कि ऐसा वेणुगोपाल में क्या है कि गुरुदेव उसको स्टेशन पे लेने गए। ऐसा कभी हुआ नहीं था मैं किसी को लेने जाऊं, ना जरूरत पड़ी। अब ऐसा मैंने क्यों किया मुझे भी पता नहीं, ऐसा घटा, ऐसा हुआ। तन्मयो यहां पर नहीं है,
उसको तो बहुत बड़ी चोट लगी कि वेणुगोपाल में ऐसा क्या है कि गुरुदेव उसको रात के 3 बजे, 3:30 बजे रेलवे स्टेशन पे लेने गए। मुझे भी पता नहीं। और अब वो जब भी आते हैं, ये पता नहीं क्या चमत्कार है, मेरी समझ में भी नहीं आता। मैं समझने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं चमत्कार को जीता हूं, मैं आश्चर्य को जीता हूं। कोई भी बातचीत हो रही होती है, लेकिन बात ऐसी हाइट पकड़ जाती है और ऐसी ऐसी बात होने लगती है जो सुन के मुझे खुद को आश्चर्य होता है। मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं। उसमें मैं भी एक श्रोता हूं। मैं वक्ता मात्र नहीं हूं, श्रोता भी साथ में। और जब भी आते हैं, कभी मैंने रजिस्ट नहीं किया, कभी रोका नहीं। फिर घंटा बैठे हैं, 1.5 घंटा बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं। सारा काम कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कहीं मेरे को जानो, मैं एक किनारे रख देता हूँ। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं। मैं कोई एहसान की बात नहीं कर रहा। और उनके भीतर मैं जैसा झलका, सबके भीतर तो वैसा नहीं झलका। सबकी झलकें होंगी अपनी अपनी। आज कुछ ऐसा मैं साहब को शाम को सुनाता हूं, उनके भीतर मैं कैसा कैसा झलका। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वैसा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या देख रहे हैं। जो वो देख रहे हैं, जो उनको दिखाई पड़ता है, वो उनके व्यवहार में नहीं होता। अब ये समस्या कि अगर तुम मानते हो कि इस पृथ्वी पर मैं चलता फिरता परमात्मा हूं, तो फिर परमात्मा जैसा व्यवहार भी करो। व्यवहार कुछ और है, कोई तालमेल नहीं। तो धीरे 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 वो तालमेल बैठे। मैं रुका रहा। फिर चीजें भी कुछ इस ढंग से घट रही थी कि कोई जल्दी नहीं थी। फिर एक भाव ये भी था कि नदी किनारे जगह हो, तो लकली वो घटना घट चुकी है। नदी किनारे एक छोटी सी जगह मिल रही है, उसका एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट भी हो गए। हो सका तो गुरु पूर्णिमा के दिन 29 तारीख को सुबह नाश्ता करके हम वो सब मिलके वो जगह देखने चलेंगे। इससे अच्छा शुभ दिन शायद और नहीं होगा। कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा, ये सब परमात्मा की मर्जी। मेरे पास कोई सुनियोजित सिस्टम नहीं है। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। और हकीकत तो यह है कि कोई अगर देने की कोशिश करे तो सबसे मैं ले नहीं पाता, सबसे नहीं ले पाता। कुछ लोग हैं, जब वो कुछ मुझे देते हैं तो मैं इनकार नहीं कर पाता। लेकिन आगे चल के ये होने वाला है। क्योंकि अगर आपने दिया, किसी शर्त से दिया, किसी अपेक्षा से दिया, तो फिर यकीनन आपकी वो शर्त पूरी नहीं हुई, आपकी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो आप मुझसे विरोध में हो जाओगे। तो आपको अपने विरोध में खड़ा करना मेरा प्रयोजन नहीं है। अब मैं आपकी सुनूं या उसकी सुनूं, मुझे अगर अपेक्षा किसी की पूरी करनी है तो उसकी करनी है। अगर कुछ मर्जी है तो उसकी मर्जी है, मुझे उसकी मर्जी के साथ होना है। इसलिए आज तक मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। फिर सबकी अपेक्षाओं में तालमेल बैठता नहीं, फिर झगड़े होते हैं, फिर विरोध होता है, तो सारी बात ही उलट जाती है। तो चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। चाहते कुछ थे, होने कुछ और लगता है। तो इस बात के प्रति सावधानी रखते हुए
इस साल मैं सीनियर सिटीजन हो गया। इनकम टैक्स के हिसाब से 65 साल का व्यक्ति अगर हो जाए तो उसको सीनियर सिटीजन कहते हैं। अब समय बहुत कम है मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय है, और उसकी मर्जी यही है कि अभी समय आया है कि ये घटना घटे, तो ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। ट्रस्ट भी बनाया तो वो भी मैसूर पहुंच के बना। मैं ट्रस्ट के बारे में 15 साल से सोच रहा हूं, कभी घटा ही नहीं। मैसूर पहुंचे तो ट्रस्ट भी बन गया। अब जमीन देख लिए, एडवांस दे दिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसका कन्वर्शन होगा। कन्वर्शन के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो 120 दिन होती है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, तो कोशिश तो करेंगे कि जल्दी हो। फिर भी ऐसा मानते हैं कि 4-6 महीने में ये सारी प्रक्रिया साफ हो जाएगी और 4-6 महीने के बाद वहां पर काम शुरू हो सकेगा। बात शुरू हुई थी, मैं एक ऐसे प्रयोग में लगा हूं, क्या कुछ लोग साथ रह सकते हैं, यहां पर हम रह पाए। हालांकि संख्या कम थी, लेकिन दो व्यक्ति साथ नहीं रह पाते, ये पक्का है। बिछो हो जाता है, तलाक हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, बहुत अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। अभी जुड़े भी नहीं थे कि अलग होने लगते हैं। तो क्या कोई उपाय है कि हम साथ साथ रह सकें, साथ साथ जी सकें, एक ही दिशा में, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी संघर्ष के, जैसे नदी बहती जाती है हम बहते जाएं। ये संभव है, ये संभव हो चुका है छोटे रूप में। हर चीज पहले बीज रूप होती है, धीरे 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 उसमें से पौधा बनता है और एक दिन वृक्ष होता है। वो घटना घट रही है। चाहता था, ऐसी समझ थी, ऐसी सोच थी, सबको प्रेम की तलाश है। प्रेम से ही नरिश होता है व्यक्ति, प्रेम से ही हील होता है, प्रेम से ही घाव बढ़ता है। लेकिन प्रेम जानता नहीं। प्रेम अगर मांग से भरा है तो ये खून भरी मांग है। हर मांग खून से लथपथ अगर मांग है। प्रेम अगर दान है, प्रेम अगर स्वभाव है, प्रेम अगर सहजता है, तो बात अलग है। प्रेम अगर बेशर्त है, प्रेम अगर स्वीकार है। लेकिन प्रेम देने की बात तो छोड़ो, लोग प्रेम लेना नहीं जानते। ये सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उनकी प्रेम की अपनी ही व्याख्या है, जो मांग के रूप में, अपेक्षा के रूप में, इच्छा के रूप में प्रकट होती। धीरे धीरे मेरे साथ जो मित्र थे, मनीष है, योगनी है, जयदेव तो आता जाता रहता है, मधुकर है, तन्मय है, सुनील है, बस इतना सही। दो और लोगों को भागीदार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको रास नहीं आया। एक मनमोहन और एक रवि, वो भी साथ थे, उनको साथ लेने की कोशिश की, उनको नहीं जमा। ठीक है, आपकी खुशी, नो प्रॉब्लम। अब परमात्मा की जो मर्जी, मैं कुछ थोपने वाला नहीं किसी पर, मेरी ओर से। एक बार मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे रोका क्यों नहीं।
मैं नादान था, लेकिन आप तो समझदार थे, आप मुझे रोकते। और पचासों दफा मैंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तुम सुनते नहीं, तुम मानते नहीं। अगर तुम नहीं सुनो, तुम नहीं मानो, तो मुझे कोई रोग है कि मैं तुमसे मनवाऊं? और मैं सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलता हूं, किसी से कोई बात पर्दे में नहीं करता। जो भी मेरे निकट होते हैं उनको सारी बात साफ रखता हूं, क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ है ही नहीं। मेरा मात्र कुल इतना स्वार्थ है कि मेरे सदगुरु से जो मैंने पाया, अब थोड़ा सा समय है वो जिसके भी काम आ जाए, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूं। वो भेज देते हैं, वो ले आते हैं, वही ले आते हैं। किस किस को लाना है ये काम वो खुद करते हैं। मैं आपसे आके, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, जो भी मेरे पास है, वो शेयर करता हूं। और धीरे धीरे तुम रिसेप्टिव हो जाओ, प्रेम स्वीकार करने लगो, इस तरफ तुम्हें ले चलता हूं। नैना और वेणु, ये दो व्यक्ति मैसूर में आने के बाद धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा मेरे प्रेम को स्वीकार करने लगे। मैं कुछ दिखाता विखाता नहीं हूं, दिखाने को मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं कभी कहता नहीं आई लव यू, क्यों कहूं? जब प्रेम करता ही हूं तो ये कहने की जरूरत क्या? ये कहना तभी पड़ता है जब किसी को धोखा देना हो, किसी से कुछ मतलब निकालना हो, फिर रैपर बनाते रहो, ऊपर वो हार्ट बनाते रहो। प्रेम का अगर यही अर्थ है कि मेरी मांग भरो, प्रेम दिया। और प्रेम अगर स्वीकृत होने लगे तो जिम्मेदार होने लगता है, उत्तरदायी होने लगता है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रह जाता। उसके परिणाम सामने अपना आप आने लगते हैं, वो शब्दों की बात नहीं रहती। दीपक बाबू, तुमने जो पूछा ये कैसे घटता है, इस बार जो मैंने चर्चा चलाई है, मैं धीरे धीरे तुम्हें उस ओर ले जा रहा था जो स्रोत है। एक तरीका यह है कि हम इधर से उधर की तरफ चलें, और एक तरीका यह है कि उधर से इधर की तरफ आए। वहां पर क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या धागे हैं, ये पूरा मैकेनिज्म है क्या? तो तुम्हारे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दूंगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ये घटना घटेगी। प्रणाम। ध्यान करते हैं जब उसमें लीन हो जाते हैं, तब हमारे इमोशन मालूम पड़ते हैं। हम यहाँ मैसूर है, पर कहाँ कहाँ की सैर करके आते हैं। तो ये क्या बात है, थोड़ी देर के लिए हम अपने शहर पूना पहुंच गए। नो प्रॉब्लम, पूना भी मैसूर जैसा ही है, कहीं भी तुम पहुंच जाओ। कुछ अलग है क्या? ये अलग ही धोखा है। स्वयं को सर्व से पृथक करके देखना ही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन ये भूल इतने जोरों से घटी हुई है कि इसको मिटाना सारी साधना का लक्ष्य है, सारे ध्यान का लक्ष्य है कि ये भूल मिट जाए। सर्व में सब डूब जाए, सर्व रह जाए, ये अनेकता खो जाए
और एकता का बोध हो, वही ध्यान का लक्ष्य। लेकिन एक तरफ हम ध्यान को प्रगाढ़ करने की चेष्टा में लगे रहते हैं और दूसरी तरफ पृथकता बनाए रखते हैं, सेपरेट बने रहते हैं, इंडिविजुअल बने रहते हैं, पर्सनैलिटी बनाए रखते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। इस दूरी को धीरे धीरे ये घटे, वो सारा प्रयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसमें एक एक करके कई लोग गिरेंगे, गिरते जा रहे हैं, गिरे हैं और गिरेंगे। अगर हम चार व्यक्ति साथ नहीं रह सकते तो परमात्मा को कैसे जानोगे? परमात्मा तो सब है, सब में है, वही है, एक ही है, पर तुम्हें ऐसा नहीं दिखता, तुम्हें तो कोई और दिखता है। तुम्हें कोई दिखता है जिसको तुम मित्र कहते हो, तुम्हें कोई दिखता है जिसे तुम दुश्मन कहते हो। मित्र से अलग व्यवहार करते हो, दुश्मन से अलग व्यवहार करते हो। क्या तुम्हारे भीतर से ऐसा व्यवहार बह सकता है जो एक सा हो, मित्र के साथ भी और शत्रु के साथ भी? तुम रिएक्ट तो करो, लेकिन वो रिएक्शन अलग अलग ना हो, और तब ये मैकेनिकल नहीं होगा। तब तक जो भी है मैकेनिकल है, वो मशीन ही है। तुमको लगता है तुम कर रहे हो, तुम कर नहीं रहे। वो सारी प्रक्रिया ऐसी घट रही है कि बटन दबाया और पंखा चालू, बटन किया, पंखा रुक गया। जब तक तुम उस ऊर्जा में प्रवेश ना कर जाओ जो सबका कॉमन बैकग्राउंड है, जो कॉमन ग्राउंड है, वो क्या है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ऊर्जा है जो हम सबकी एक है। ऊपर से हम अलग भले दिखें, भीतर एक ही करंट चल रहा है। इसी बात को हम फिर आगे बढ़ाएंगे खाना खाने के बाद और रेस्ट करने के बाद।